So hello everyone, a very good evening to all and welcome to Physicam Academy। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे आज के केमिकल बॉन्डिंग के अगले लेक्चर की ओर। और जो नॉन सब्सक्राइबर्स वाले हैं वो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और अपनी गिनती इसमें करा दीजिए। ठीक है, इसमें जो है इसमें इजाफा कर दीजिए, ये लाइन फुल हो जाए, ये लाइन 0 हो जाए। ठीक है, नहीं जितने देख रहे हो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, और इससे क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी थोड़ा क्या है कि हम भी मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ आपका सपोर्ट मिल रहा है तो हम और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको देने में हमें मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरी बात है कि आप इस डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, अगर उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट से उस ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि आपका नोट्स आना शुरू हो जाएगा। नोट्स फिर जो है डीपीपी और जो भी डाउट सॉल्विंग से लेके जो कुछ भी चीजें आप पूछना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, सो आपको मटेरियल सारा मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और अगर कुछ भी आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं या फिर हमसे कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी ज्वाइन हो जाए और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। और केमिकल बॉन्डिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, तो फटाफट से चलिए लेक्चर की ओर बढ़ते हैं हमारा। तो फटाफट से पानी की बोतल लेके बैठ जाइए और जो है नोट्स जो है पेन एंड पेपर के साथ, और फटाफट से प्रीवियस लेक्चर को हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे के लेक्चर को मतलब हम थोड़ा बढ़ाते हैं, इस लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने बहुत बढ़िया बढ़िया सी बातें पढ़ी थी कि क्यों क्यों सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी में डिजेनरेसी होती है एक शेल के ऑर्बिटल्स में, और क्यों मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी में डिजेनरेसी खत्म हो जाती है। एक शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स डिजेनरेट होने चाहिए थे, ठीक है, वो जो है पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो है पेनिट्रेशन यानी एस ज्यादा अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और फिर बाहर वालों को शील्ड कर देता है। इस वजह से जो है उन पर लगने वाला फोर्स कम हो जाता है, तो और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो एक लेवल पे नहीं रह पाते और वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं। इस वजह से उनकी डिजेनरेसी लॉस हो जाती है। और जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो N+L रूल इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज कभी जो है 3D और 4s, और इसी तरह से जो है आगे और एक में देखा जाता है 4D 5s। ठीक है, तो इनमें जो है हमें एनर्जी का इस तरह से देखा जाता है कि 4s पहले करते हैं और निकालते भी पहले 4s में से है, तो उसका भी रीजन जो था वो मैंने आपको कल दे दिया था। ठीक है, तो बहुत ही गजब चीजें हमने पढ़ी थी। और ये जो ऑर्बिटल्स के बारे में जो हम ऑर्बिटल्स पे हम जो जंप किए थे, वेव फंक्शन वगैरह हम सेकंड लेक्चर में पढ़े थे। और जो है उसके बाद ऑर्बिटल्स का जो शेप और साइज जो हमने पढ़ा था, उसका इफेक्ट क्या लगता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग्स होने लगता है। ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम जरा इस पर आगे बढ़ते हैं, आगे इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं किस तरह से जो है इसमें ऑर्बिटल्स को लेके आगे कहानी चली थी। तो बात कुछ ऐसी थी कि क्यों वो जो जैसे कि CH4 है, फिर जो यानी वो कह रहे थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ही तो बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो काफी जगह पे जैसे कि फॉस्फोरस था, तीन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 हाफ फील्ड थे, तो 5 बॉन्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर जो है PH5 था, PCl5 था, इसके अलावा जो है CH2 ही बनना चाहिए ना, दो ही अनपेयर्ड जो दो ही हाफ फील्ड है। ठीक है, फिर भी CH4 भी देखा जाता है। तो ये सब बातें जो थी उन्होंने समझाई थी, बट इसके लिए हमें ऑर्बिटल्स का पढ़ना जरूरी था। तो ऑर्बिटल्स की पढ़ने पढ़ने के बाद हमने किस तरह से ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ये सारी बातें जो है बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से हमने कवर कर ली है। अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो है कॉन्ट्रैक्शन और ये सब क्या चीज है, और इसी की वजह से जो है बॉन्ड बनना आसान हो जाता है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि अगर उनका एनर्जी गैप कम होगा ना तो वो एक्साइट कर जाएंगे, जैसे कि चलिए कॉन्ट्रैक्शन में आपको बढ़िया से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज देखिए। अब यहाँ पे क्या होता है, शायद मैंने आपको ये नहीं पढ़ा है ना, हाँ अभी पढ़ाता हूँ, चलो। पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। देखो बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया सी चीज है ये, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ठीक है, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन असल में क्या होता है कि आप जैसे ही
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोराइड। इसमें जाते हो ना। अब आपको पता है कि जैसे कि क्या होता है कि जैसे ही आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता चलता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। इस वजह से क्या होता है, उनकी साइज जो होती है, सेम शेल है तो फिर साइज डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचे जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस की और करीब में खींचते हैं, ठीक है। अब पेनिट्रेशन पावर तो एस का सबसे ज्यादा होने वाला है, फिर पी का होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी है नहीं, तो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे एस और यहाँ पे पी, 2s 2p। अब बेरिलियम में थोड़ा अंदर खींच जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, एस ज्यादा खींचेगा, पी थोड़ा कम खींचेगा, फिर बोरॉन में और पी ज्यादा खींचेगा, सॉरी एस ज्यादा खींचेगा, फिर पी थोड़ा कम खींचेगा, ठीक है। फिर जो है कार्बन में थोड़ा और, ठीक है, जरा देखते जाइएगा, नाइट्रोजन में थोड़ा और, ऑक्सीजन में और, फ्लोरीन में और। तो फ्लोरीन तक आते आते ये जो गैप है, जो देखो कितना छोटा था, यहाँ पे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यानी एस और पी जो है, देखिए जरा यहाँ पे पेनिट्रेशन और शील्डिंग की वजह से देखिए एस ज्यादा पेनिट्रेट होता है, पी कम पेनिट्रेट होता है। एस ज्यादा पेनिट्रेट हो जाता है फिर इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से और शील्डिंग की वजह से पी को उतना अंदर आने नहीं देता, ठीक है, पी कम पेनिट्रेट होता है, ठीक है। यानी एस और पी इक्वली अंदर नहीं आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से। आप जरा देखिए शील्डिंग और पेनिट्रेशन की वजह से पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, पीरियड में क्या कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, आप बस बने रहिए मेरे साथ और बस देखते चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया से बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन यानी एस और पी ऑर्बिटल के बीच जो है ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ता जा रहा है, जैसे ही हम जा रहे हैं, यानी पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में मतलब जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी गैप जो है ना, एनर्जी गैप, ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से इंक्रीज होता जा रहा है। अगर कोई पहले बॉन्डिंग कहीं से पढ़ा है तो उसे पता होगा कि एमओटी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब एमओटी पढ़ेंगे मैं भी बताऊंगा, अभी तो हम शुरू किए हैं, सिर्फ चौथा लेक्चर है हमारा, फोर्थ लेक्चर है, तो अब बढ़ेंगे आगे। लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिला रहा हूँ कि देखिए आपको वो रिलेट अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, बाकी मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया से रिलेट कराऊंगा, ठीक है। अगर नहीं समझे आप तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि देखिए यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो बढ़ रहा है, किसकी वजह से, पेनिट्रेशन शील्डिंग की वजह से, पीरियडिक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो अब जरा इसमें देखिए कि नाइट्रोजन तक, ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन तक ये जो एनर्जी गैप है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टिल नाइट्रोजन एनर्जी गैप इज अचीवेबल, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन energy gap is not achievable at room temperature, ठीक है। उनको अचीव करने के लिए उनको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और एक बात और समझिए आप यहाँ पे, एक बात और इसको समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, मानिए जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, एस है और इसका पी है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, इतना हो गया, ये 2s2, ये 2s है, ये 2p है, फिर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देख अब तो आपको समझ में आ गया कि गैप जो है ये रूम टेम्परेचर पे अचीवेबल है, इसीलिए उसका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट कर जाता है और कुछ इस तरह से वो बनाता है। अब कितने हो गए, 4,
4 जो है हाफ फिल्ड और वाइटल्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है कि अब 4 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात सोच लीजिए, अगर मैं नाइट्रोजन को उतना एनर्जी दे भी दूं फॉर नाइट्रोजन, ये था फॉर कार्बन, ये था फॉर नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन को उतना एनर्जी दे भी दूं, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट नहीं करेगा। क्या फायदा ही नहीं है ना एक्साइट करने का। एक्साइट क्यों कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तभी तो एक्साइट कर रहा है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे क्या, जगह ही नहीं है यहाँ पे। अगर वो एक्साइट भी करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं बढ़ेंगे कोई। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं ना तो वो स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सचेंज एनर्जी होती है, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें। तो और इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी हट जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो एक्साइट करेगा ही नहीं, एनर्जी गैप कम हो ज्यादा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज नाइट्रोजन में तो ऑलरेडी सारे हाफ फील्ड ही है, मैक्सिमम हाफ फील्ड स्टेट अटेनेबल है, यहाँ पे अटेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तो उल्टा अटेंड करने वाला ही नहीं, चाहे एनर्जी दे दे ना दे कुछ भी करे नहीं अटेंड करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो ये जो था आपको ये कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिला, मतलब मिला आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने। अब ये तो हो गई सेकंड पीरियड के बारे में बात। अगर हम थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो हम थोड़ा थोड़ा छोटा देखूंगा, जरा आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन है, क्या थर्ड पीरियड भी ड्रॉ करना है, फॉस्फोरस करता हूँ, एक सल्फर करता हूँ और एक यहाँ पे क्लोरीन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सिलिकॉन जो है उसमें तो किस तरह से आसान है, मतलब सिलिकॉन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो उनके बीच में जो है यानी वो काफी बाहर होंगे, ठीक है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो पी का डी का यहाँ पे होगा, और डी और पी के बीच में तो गैप होता ही है, बिकॉज आपको पता है कि डी उतना अंदर आ नहीं पाता जितना पी अंदर जाता है, तो ऑलरेडी डी और पी के बीच में तो जितना गैप है ही, ठीक है। और ये हो गया पी, और ये हो गया मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया एस, ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी। अब डी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फॉस्फोरस में आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बड़ी, ये और ज्यादा, ये और भी ज्यादा, एस सल्फर में थोड़ा और डी कॉन्ट्रैक्ट होगा, पी ज्यादा होगा, ज्यादा लग नहीं रहा है, एक सेकंड, पी जो होगा वो ज्यादा होगा, एस और भी ज्यादा होगा, और यहाँ पे डी और होगा, पी और भी ज्यादा होगा, और एस तो उससे एस मतलब इससे के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, एस यहाँ, ठीक है। अब ये एस और पी का गैप तो चलो अटेनेबल है, ठीक है। देखिए ये बढ़ता गया, ये वाला गैप भी बढ़ता गया, ओवरऑल एस और डी का गैप देखिए जरा, कम होना चाहिए ना यहाँ पे। नाउ फ्रेंड्स, बच्चों देखना, ये एनर्जी गैप ज्यादा है इससे, शायद मैंने ड्रॉ करने में कुछ गलती कर दी हो, ठीक है। ये वाला एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा, ये वाला जो है फॉस्फोरस का, ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो एस ज्यादा करता है, फिर उससे कम पी, फिर उससे कम डी, तो इक्वल अंदर सब में खिसक रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, तो एस ज्यादा कर जाएगा, उतना ही पी करना चाहिए लेकिन पी उससे कम करता है। अब उतना ही डी करना चाहिए लेकिन डी तो एस और पी से दोनों से कम करता है। तो पहले इतना था, फिर इतना हो गया, देखिए पहले इतना था, अब एस, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अंदर तो आ रहे हैं लेकिन इनके बीच में एनर्जी गैप जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको दे देते हैं E A1, E A2, ये और भी बढ़ गया E A3, ये और भी बढ़ गया E A4, यहाँ पे E A4 इज ग्रेटर देन E A3, देन E A2 एंड देन E A1, ठीक है। ये आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जरा देखिए इसको ना जरा फिल कर देते हैं हम, इसको यहाँ पे फिलिंग भी कर देते हैं इसकी, ठीक है। सिलिकॉन, फॉस्फोरस में 3 आएंगे,
ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो है यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। चले, तो इस तरह से होता है। अब आप जरा इसमें देखिए, यहाँ पे जो है पी, एस और पी का गैप तो अटेनेबल है, लेकिन आप जरा देखिए सिलिकॉन में ही एस और डी के बीच में इतना ज्यादा गैप है कि वो रूम टेम्परेचर पे अटेन नहीं किया जा सकता। फिर क्लोरीन में तो कहाँ से अटेन किया जा सकता है, ठीक है, वो तो और भी बढ़ गया। तो वजह ये है कि एन एस से लेके एन डी, ये जो एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से नॉट अटेनेबल, नॉट अटेनेबल, ठीक है। इस वजह से, बस यही वजह है, बस यही वजह है कि वो गैप अटेन नहीं कर पाते और नॉर्मली pH 3 बनता है। लेकिन अब जरा देखिए, आपने ये चीज तो देख लिया, ठीक है, फिर आप बोलोगे कि pH 5 तो नहीं बनता, PCl5 बनता है। अब ये कैसे, तो मैं समझाता हूँ। अब ये कैसे होता है, आपने देख लिया कि एनर्जी गैप यहाँ पर काफी ज्यादा है। हमारा काम क्या है कि इस एनर्जी गैप को भी कम किया जाए। आप इस एनर्जी गैप को कम कैसे करेंगे, आप जरा सोचें। तो यहीं पे आ जाता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, यहीं से शुरू हो जाता है अपना, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के बनने के पीछे इतना सारा खेला है, अभी तो और चलेगा, आप देखते जाए, बस मेरे साथ बने रहिए, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके पीछे और काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको देखने में और समझने में काफी मजा आएगा। देखिए यहाँ पे जो है, अपने मान लेते हैं कि ये वाला जो है ना, इसको सेकंड शेल मान लेते हैं, ठीक। अब जो है यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा वो थर्ड होगा, ये है थर्ड, ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो चीज है, अब जो बात है ना, अब जरा सोचिए, ये गैप जो है ना, ये वाला, ये अनअटेनेबल है, ठीक, अनअटेनेबल है। अगर ये गैप कम हो जाए तो, अगर ये गैप कम हो जाएगा तो क्या ये अटेनेबल हो जाएगा? क्या फिर हम एससीडी में एक्साइट करा पाएंगे? यानी जैसे कि फॉस्फोरस में ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे तीनों में भरा हुआ है, फिर डी तो खाली है ना, ठीक है। तो क्या ये गैप अटेनेबल हो जाएगा? अगर यहाँ से ये अटेनेबल हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से बॉन्ड बनते हैं 5, ठीक है, मान लिया। लेकिन ये गैप भी तो अटेन किया जा सकता, कैसे करे? तो ये अटेन किया जा सकता है। इसको अटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सेंट्रल एटम जो है ना, सेंट्रल एटम, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इससे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम होनी चाहिए। किसकी? साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों भी? इससे क्या होगा? अब मान लो कि पी, फॉस्फोरस को लेता हूँ और क्लोरीन की बात करता हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए कि PCl, अब यहाँ पे आप सोचिए जरा कि 3 क्लोरीन, अगर जुड़ने वाला एटम क्लोरीन है तो क्या ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे क्या डेल पॉजिटिव नहीं बन जाएगा? अब आपको पता ही है कि डेल पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत तो है, यानी कि जो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है और फास्फोरस को उसका डेल पॉजिटिव दे दिया है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ वो खींच कर ले गया है। इससे क्या है कि फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब जो है न्यूक्लियस में जो चार्ज रहा है, ठीक है, वो जो है उस
अट्रैक्शन लगाना ज़्यादा, उसका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको पता ही है कि जैसे कि डेल पॉजिटिव चार्ज आता है तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर डोमिनेट करता है और वो और अंदर खींचता है, और इस वजह से जो है उनका साइज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। यानी अब जो है धीरे 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 उसका साइज जो है वो डी ऑर्बिटल जो है वो काफ़ी अंदर तक आ जाएंगे। ठीक है, एस जो है वो थोड़ा सा ही अंदर आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतने करीब है, ठीक है, ऑलरेडी ये इतने करीब और अंदर नहीं जा पाएंगे अब। फिर एस तो बिल्कुल ही ना के बराबर अंदर जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है उसका आउट, आपको जैसे कि पता है कि वो जो खींचेगा, ठीक है, उस पर लगने वाला जो पॉजिटिव आता है तो हमें पता है कि उसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, तो साइज ऑब्वियसली उसका कम होगा। ये जो है कि कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ये एनर्जी लेवल जो है ये कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि फिर इस एनर्जी लेवल को अटेन किया जा सकता है। तो इस वजह से उन्होंने बताया है कि अगर हम साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दें, ठीक है, तब उनसे लगने वाला एटम अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो जो है वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देंगे। इस वजह से जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यही होता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उस पर चार्ज आ जाएगा, चार्ज आएगा तो उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा, और जो एस और डी के बीच में जो गैप रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन का इजीली अटेनेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। बस यही वजह है कि PCl5 बनता है, PF5 बनता है, लेकिन PH5 नहीं बनता। हाइड्रोजन उस एनर्जी गैप को कम नहीं कर पाता, PH5 नहीं बन सकता, और नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल ही नहीं होता कि वो एक्साइट करे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। बहुत ही दिलचस्प बात है ये इन सब, और मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा सब कुछ रिलेट कर करके। लेकिन बस आप बने रहिए मेरे साथ, कहीं भी जाइएगा मत। ठीक है, IIT जैम अगर निकालना है तो बस फिर मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आपने मिलके, मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है। ठीक है, साथ में निकालेंगे, IIT ज़रूर निकालेंगे। बस कंटेंट मैं बढ़िया प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फ्री टू इंटरेक्ट विथ मी, आप मुझे कह सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं आपको जो कुछ भी आपके रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है बहुत जल्द हम आपसे लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है बहुत जल्द लाइव जुड़ने वाले हैं आपसे। और इसके अलावा जो है आप अगर हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन होकर हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपका सजेशन कोई हो कि हम आपके लिए ये नहीं कोई और चीज़ करें, ठीक है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि जो है एम है कि आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, तो बस आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, मिलके साथ मिलके ना IIT को फोड़ेंगे, पक्का फोड़ेंगे। चलिए, कॉन्ट्रैक्शन दो तरह के हमने पढ़ ली। एक है पीरियडिक कॉन्ट्रैक्शन, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in period, energy gap between valence shell Ns, P and Nd increases, और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, इनको और डिक्रीज कर देता है। ऑकर इफ, ये कब होता है, जब साइड एटम की इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा हो देन सेंट्रल एटम। ठीक है, इफ इंक्रीज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड formed by decrease in एनर्जी गैप। अगले पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ मेरी वीडियो आ रही होगी तो शायद आपको देखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंटिन्यू करना है। ठीक है, बिटवीन वैलेंस शेल NS NP एंड ND ऑर्बिटल, ये जो एनर्जी गैप को डिक्रीज कर देता है। सो मोर द डिफरेंस
in electronegativity of side atom and central atom, more will be number of covalent bond form। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इससे क्या होगा कि हायर विल बी कोवैलेंस, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं, ठीक है ये सारी, तो इसको ज़रा प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी जगहों पे बॉन्डिंग इस तरह से पढ़ा देते, ये सारी बातें नहीं सिखाते, क्यों ऐसा होता है? बस सीधा हाइब्रिडाइजेशन, सीधा वो हाँ एनर्जी के पर्टेनेबल है, सीधा मुड़ गया चला गया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो ये सब बातें जो है वो रिलेट करके कुछ कुछ जगहों पे नहीं पढ़ाते। अब जो भी है, किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन जो सच है वो है, नहीं पढ़ाते। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, और आप जो है बस पढ़ते रहे, बस हमारे साथ आप बने रहे। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम बीबीटी की शुरुआत करते हैं, इनिशियल बीबीटी। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर आगे जाके थोड़ा चेंज हुआ था, क्योंकि इनिशियली जो उन्होंने बोला था वो इस तरह से था कि जो ऑर्बिटल्स का जो अनफिल्ड हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। बीबीटी जो थी वो फर्स्ट थियरी विच सेज, क्या बताती थी? कोवलेंट लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ साथ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ सच में। अगर कोई भी एग्जाम को आपको क्लियर करना है, ठीक है, नोट्स बहुत बहुत जरूरी है। कितनी बार आप लेक्चर देखोगे? एक बार लेक्चर देखने पर तो ना दिमाग में उतरता ही नहीं है, यानी कि मतलब उस वक्त तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर वो आपको अगर याद रखना है तो नोट्स बनाने चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करो, वरना फिर आप भूल जाओ, वो आपको याद नहीं रहेगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं आपने इतना सारा टाइम दिया अपना। ठीक है, आप ये सारा टाइम वेस्ट कर दोगे अगर आप नोट्स नहीं बना रहे। भाई नोट्स बनाते जाइएगा और सब लिख लीजिएगा, ठीक है फटाफट से। चलिए, तो कोवलेंट केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू और मोर देन टू एटम। जरूरी नहीं है कि दो ही एटम, दो या दो से ज्यादा एटम्स के ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं, ये ओवरलैपिंग अब क्या है इसको समझते हैं। लेकिन ये बताने वाली सबसे पहले थियरी जो थी वो इनिशियल बीबीटी थी। ठीक है, इसके बाद इसमें थोड़ा चेंज आया, वो हम पढ़ेंगे। अभी पूरा सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस से बॉन्डिंग पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, बॉन्डिंग सभी पढ़ाते, लेकिन सीक्वेंस से पढ़ने में जो है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको आई होप मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा होगा, आप सेटिस्फाइड होंगे शायद इससे। चलिए, एक जो है वो ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव, एक जो है मैं यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए, दो टाइप की ओवरलैपिंग है। कंस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग किस तरह से होती है और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे हम ना उसका वेव नेचर कंसिडर करके चल रहा है। तो उसका वेव कुछ मान लो ए एटम है, उसका ऐसे जा रहा है, बी एटम है, उसका भी ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, उसका वेव नेचर मान के चलते हैं, क्योंकि हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसका वेव फंक्शन यानी उसका वेव नेचर जो है, मान लो कि वो इस तरह से वेव में
चले जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है, वो वेव शो कर रहा है। अब जब ए एटम बी एटम दोनों पास पास में आएंगे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज जनरेट होती है। एक तो ये है कि ये दोनों वेव जो है ना, ये इसी तरह से एक आके, यानी ये जो दोनों वेव्स जो है, यानी कि दोनों एटम्स जो आएंगे, जब उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो उस ऑर्बिटल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मोशन दिखा रहे होंगे। तो जब वो ओवरलैप करेंगे यानी कि दो वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है। तो इनमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट आए, ट्रफ पे ट्रफ आए, तो कुछ वेव इस तरह से बन जाएगी, इनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से हो सकती है कि ये तो ऐसे आके ओवरलैप की, और दूसरी जो है वो उल्टा ऐसे आके ओवरलैप की, यानी क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग फॉर्म होगी, यानी यहाँ पे दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है। एक तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है और एक तो है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों वेव सही तरह से सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है, तभी तो एक नया वेव बनेगा जो दोनों का बॉन्ड को दिखाएगा, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी उसी से बॉन्डिंग होती है। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से जो है वो जो वेव गलत तरीके से अगर सुपर इम्पोज कर गई तो उनसे बनने वाला कोई भी कुछ भी बॉन्ड होगा नहीं, ठीक है। तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन उनका ओवरलैपिंग दो तरीके से होता है। दोनों तरीके से जो है वो बॉन्ड जो है ओवरलैप कर, दोनों आइटम्स जो ओवरलैप करते हैं उसमें से जितना भी मतलब इसमें से ये वाला जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, इसी से जो है उनका बॉन्ड बनता है। बॉन्ड इज फॉर्म्ड only by कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक। जब दोनों वेव्स आके मिलेंगी तभी तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, तभी तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों है कि कंस्ट्रक्टिव भी बन सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी बन सकता है, ठीक। तो क्योंकि जो और जब दोनों आइटम्स रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनका जो फॉर्मेशन जो होता है बॉन्ड का, वो कोलिजन की वजह से होता है। अब कभी आके वो क्रस्ट से ट्रफ मिल जाएगा, कभी ट्रफ से ट्रफ मिल जाएगा, तभी कभी मतलब ना, यानी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, कभी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। और इसी के ऊपर से फिर हम आगे एमओटी पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों ही फॉर्मेशन हो सकते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव जो फॉर्मेशन होगा वो एटॉमिक बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, वही बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए जरा कंस्ट्रक्टिव के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के बारे में पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही गजब बातें हैं इसके बारे में, ठीक है, उसको जरा देख लेते हैं और सीख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है, और मानिए कि ये जो है दूसरा एटम इसको ओवरलैप कर गया, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो जो है, मान लीजिए कि वेव जो है वो ऐसे जा रही है, तो अब इसका इस तरह से वेव गई है तो सिमिलर इसी डायरेक्शन में इसी तरह से अगर इसका वेव इस पे सुपर इम्पोज करेगा तभी तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, तभी तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसी इसी बिल्कुल इसी तरह से अगर ये भी आती है और यहाँ से इस तरह से, नहीं यार ये मैंने गलती गलत गलत हो गया, गलत हो गया, इसके अंदर से निकालना था। जस्ट अ सेकेंड ना, सही जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट मिल गया, दोनों का ट्रफ ट्रफ मिल गया, ठीक है। तो अब दोनों जो है वो ओवरलैप कर गए, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, तो इसी तरह से उनका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी इस तरह से वो घूम रहा होगा और यहाँ पे इनका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एटम ए है, ये एटम बी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो चुका है,
ये वाला जो एरिया हम इसी तरह से दिखाते हैं जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है। आई होप आपको ये डायग्राम से और क्लियर हो चुका होगा और क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मैं भी ये सब नोट्स बना के रखता हूँ, तभी तो आपको इसमें से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, तो आप भी ये सब नोट करते रहिएगा, वरना फिर परेशानी होगी आपको, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए कि इस ऑर्बिटल सॉरी इस एटम में जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसका साई ए फंक्शन मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं साई बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी अब ये जो क्या है कि जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है वो दोनों वेव्स का एडिशन हुआ है, ठीक है। दोनों वेव्स जो है वो एडिशन हुआ है। अब साई ए यानी इस एटम ए में इस इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो साई स्क्वायर ए से आएगी, और यहाँ पे जो है साई स्क्वायर बी से आएगी, ठीक है। और दोनों एटम्स की अगर बात करें, अगर दोनों एटम्स अभी तक तो ओवरलैप नहीं किए, दूर दूर है, ठीक है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मिलने की। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दोनों एटम्स में मिला के अगर हम देखें तो साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अभी हम ओवरलैपिंग की बात नहीं कर रहे, ठीक है। एटम ए अलग है, एटम बी अलग है, ठीक है। एटम ए की प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, साई स्क्वायर ए उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की, और एटम बी में साई स्क्वायर बी, ठीक है। अब जब वो ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन ए का मोशन जो है वो इलेक्ट्रॉन इन बी दोनों का वेव ऐड हो रहा है, ठीक है। दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों जो है वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जा रहा है, इनका इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो उसका वेव फंक्शन जो है वो दोनों को ऐड करके नया वेव फंक्शन बन रहा है, ठीक है। और वो वेव फंक्शन क्या है, साई ए प्लस साई बी, दोनों का एडिशन हो रहा है वेव्स का। तो अब नया वेव फंक्शन हमें ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड अगर हम करेंगे तो ये वेव फंक्शन का एडी स्क्वायर होगा। तब हम नए वेव फंक्शन के हिसाब से उस इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को हम ढूंढेंगे। अब जरा देखिए कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉर्मल सी बात है, बस लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्लस बी स्क्वायर होता है, इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे साई ए प्लस साई बी दोनों का एडिशन हो गया, स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, इतना तो था ही। अब प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ गया ड्यू टू ओवरलैपिंग जोन। इनके बीच में ये जो ओवरलैपिंग जोन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इन इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन फाइंड ये जो है कोइंसाइड कर गया, जो क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैप कर गया है, ठीक है। और इसलिए वजह से जो ओवरलैपिंग जोन बन गया है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 इज इंक्रीज, समझ में आ गया। ओवरलैपिंग की वजह से उनकी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और जितना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कोई भी एटम में ज़्यादा होगी, इतनी ही ओवरलैपिंग जोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और उतना ही इनका जो कोएफिशिएंट जो है इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। ओवरलैपिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो ज़्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ओवरलैपिंग जोन, किसमें, इसमें ओवरलैपिंग जोन में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तब ये ओवरलैपिंग कोएफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उस जोन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और उन्होंने ओवरलैप किया है, तो इस वजह से क्या होगा कि उनमें जो है ओवरलैपिंग जोन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और जो है ये कोएफिशिएंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बातें सारी। अब जरा देखते हैं, वक्त तो काफ़ी हुआ जा रहा है, लेकिन अपने पढ़ेंगे, हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, हमें आईआईटी जो फोड़ना है
हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो फिर आपकी तो मेहनत होनी चाहिए ना। ठीक है, बस बने रहे, पढ़ते रहे मेरे साथ। अब जरा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं यार, बस देखिए यहाँ पे, फिर भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये आइटम ए, ये आइटम बी, ठीक है, दोनों अगर ओवरलैप, मान लीजिए कि ये इस तरह से वेव दिखा रहा है, ठीक है, तो ये जो होगा वो इस तरह से वेव दिखा रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है इसका वेव जा रहा है, और यहाँ पे जो है ये इसका वेव यहाँ पे जा रहा है। तो देखिए क्या ये फिर ओवरलैप करेंगे? डू दे ओवरलैप? नो। एंड दिस इज डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, इस वजह से डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है। फिर वो कुछ जो है एटम्स जो होंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, उनके बीच में एक डिस्टेंस बन जाएगा, और उनकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के बस इतने एरिया में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नज़दीक तो आए लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इनमें इनका जो ओवरलैपिंग जो इनका हो नहीं पाया, इस वजह से यहाँ पे जो है एक नोड सा बन गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी और भी घट गई, और यहाँ पे जो है उनकी डेंसिटी, मतलब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फैल गए, बस इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हो गई बस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की उनके एटम नहीं रही। ठीक है, यानी वो ओवरलैप नहीं कर पाए। अगर बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं रहेगी तो फिर उनका ओवरलैप किस चीज का भाई? ओवरलैपिंग ही नहीं है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो ये सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की सबसे, मतलब यानी नोड, यानी कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इस वजह से जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का जो है रिपल्शन लगेगा, दोनों दूर हो जाएंगे। यानी डिस्ट्रक्ट, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको ये चीज समझ में आ रही होगी यहाँ से। एक सेकेंड, क्या होगा? ठीक, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में अगर आते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वजह से उनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन लगने लगता है, और एटम्स जो है वो दूर चले जाते हैं। यानी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से उनकी जो ये बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है। ठीक है, इस वजह से जो है उनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब इसको याद रखिएगा, इसको हम एमओटी में रिलेट करेंगे। आपने अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा, सर आपने अगर देखा है तो ये चीज आपने पढ़ी होगी कि यहाँ पे अगर उनका यहाँ पे ना ये सिग्मा अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा स्टार ड्रॉ करते हैं, जिसे हम एंटी एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर हमें ये बॉन्ड तोड़ना है ना, तो इलेक्ट्रॉन हम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यानी कि उनका जो है ये ये जो है पूरा एक थियरी है। ठीक है, एक थियरी है, इसको सिर्फ इस तरह से हम समझ सकते हैं, इसको समझा जा सकता है, क्योंकि हमें क्या पता है कि जितने ओवरलैपिंग होंगे उतने ही मतलब जितने कंस्ट्रक्टिव होंगे उतने ही डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होंगे। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप यहाँ पे हुआ है तो इसका कुछ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी हो सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें हम एंटर कर देते हैं, ठीक है, ये एक थियरी है, इस तरह से इसको समझने के लिए बनाई गई है। क्योंकि अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है तो यहाँ पे जो है एटम्स दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बन नहीं पाता, ब्रेक हो जाता है। तो इसी वजह से हम आगे एमओटी में इसको रिलेट करके पढ़ेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डालने से
एंटी बॉन्डिंग यानी एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के खिलाफ टूट रहा है बॉन्ड, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए तो ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। इस तरह से हम पूरा थियरी बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको तो हम एमओडी में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी जो है इतना आपको आई होप समझ में, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये समझ में अगर आ गया है तो। और ओवरलैपिंग कोएफिशिएंट जो है वो जितना ज्यादा होगा, 2 साई ए साई बी, ये जितना ज्यादा होगा ना, इसका मतलब कि उनका ओवरलैपिंग में, इसका मतलब कि उनके ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें यानी इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर दो न्यूक्लियस के बीच में, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो जितनी ज्यादा होगी, उतना न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होके इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा और स्टेबल होगा और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। वर्चुअली यार पढ़ाना पड़ता है ना, दिक्कत होती है, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत जल्द लाइव आ जाऊंगा मैं आपसे, आप सबसे मिलने के लिए, ठीक है। बस आप जो है अपना प्यार बरसाते रहे। चलिए आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतना सब नोट कर लीजिए फटाफट, पानी वानी पी लीजिए, पढ़ना है और देखते हैं कितना रेकॉर्ड, मतलब कितना टाइम हो चुका है। ऑलरेडी आप 46 मिनट्स तो पढ़ चुके हैं, पौना घंटा हो चुका है, ठीक है। बहुत जल्द आपसे लाइव इंटरेक्ट करने आ जाएंगे हम लोग। और 15 मिनट पढ़ ले, 1 घंटा का हो जाएगा, या फिर एक काम कर 10 मिनट, आखिरी 10 मिनट पढ़ ले, ठीक है। चलिए, या फिर यहीं पे रखते हैं, ओवरलैपिंग तो हो चुका है लेकिन अब थोड़ा और पढ़ ही लेते हैं यार, क्यों छोड़ेंगे, थोड़ा और ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। नोट कर लिया होगा सबने। चलिए, अब बेसिकली टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब बोल तो दिया कि एटम के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनते हैं, बोले सिग्मा कैसे बनते हैं, पाई कैसे बनते हैं, डेल्टा होते हैं, तरह तरह के बॉन्ड होते हैं। तो किस तरह से कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे कैसे ओवरलैप करेंगे, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हम पढ़ते हैं, और यहाँ से जो है हमें पता चलेगा किस तरह से ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के ओवरलैपिंग हो सकते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग, फिर सेकंड में जो आता है वो है साइडवेज, या फिर इसको बोल सकते हैं कि पैरेलल ओवरलैप, और थर्ड में जो आता है वो होता है फेस ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है, दोनों के सिर जो है एक दूसरे से टकरा गए, और दोनों के सिर जो है, दोनों ने अपना ओवरलैपिंग अपने सिर से किया, यही हो सकता है यार, हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखा है। और यही होता है एक्चुअली में, क्या होता है कि दोनों का जो पी ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से ओवरलैप करता है, ठीक है, और करीब करीब आ जाता है, ठीक है। ये होता है हेड ऑन ओवरलैप। दोनों ने जो है एक ही डायरेक्शन में देखिए, मैं यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जो है दोनों आए और दोनों आके मिल गए, इस तरह से दोनों ने अपना सिर जो है एक दूसरे से टकरा कर एक ओवरलैपिंग जोन बना लिया और दोनों ओवरलैप हो गए, ठीक है।
ये जो बॉन्ड होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और हम इसको एक IUPAC मतलब इस तरह से हमने इसको मान लिया है कि ये दोनों एटम्स जो दोनों बॉन्ड जो आएंगे ना वो पर्टिकुलर एक एक्सिस से आएंगे, उसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। और जेड एक्सिस को इंटरनेशनली एक जेड एक्सिस को एक फिक्स कर दिया है कि दोनों एटम्स जो ऑर्बिटल्स जो आते हैं वो पर्टिकुलर जिस एक्सिस से आता है वो, क्योंकि हम अगर एक एक्सिस को अगर फिक्स कर लेते हैं ना तो हमें इनका ओवरलैपिंग और ये सब समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सिर्फ एक ही एक्सिस के अराउंड जो है वो एटम्स अपने नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जेड एक्सिस को फिक्स कर दिया है कि जो भी एटम्स जो है करीब में आएंगे दूर जाएंगे वो जेड एक्सिस के अलावा होंगे। ठीक है, तो ये जो है वो जेड एक्सिस है, इसको हमने एक एक्सिस को फिक्स कर लिया है। इससे क्या है कि हमें उसका ओवरलैपिंग और ये सब समझ में आ सकता है। बाकी वो कोई भी एक्सिस से करीब में आ सकते हैं, एक्स एक्स से आके जुड़ सकते हैं, वाई वाई से जुड़ सकते हैं, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम ये फिक्स कर लेते हैं कि भाई वो दोनों जेड से आ रहे हैं, ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर पाए इसको। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो दोनों जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वन लोब वन लोब पर एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक लोब लाता है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा लोब लाता है। ठीक है, दोनों का एक एक लोब मिला के जो है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, और इस ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो वाला जो ओवरलैपिंग है वो काफी अच्छा ओवरलैपिंग हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा देखते हैं, बस ये ओवरलैपिंग पढ़ा के फिर अपने चले जाएंगे, क्लास को ओवर कर देंगे साइड वेज। ठीक है, इससे बनता है कौन सा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इससे जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ये मान लो कि ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे इसको हम जो है इस तरह से मान लेते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल्स इस तरह से भी आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर वो ओवरलैप करते हैं, इस तरह से कुछ बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया इनका ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, तो इस तरह से वो दो लोब से, ठीक है, टू लोब पर एटॉमिक ऑर्बिटल, टू लोब पर एटॉमिक ऑर्बिटल, दो लोब एक ऑर्बिटल की दोनों ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये होता है साइडवेज ओवरलैपिंग। इस तरह से अगर वो ओवरलैप करते हैं तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा वीक बॉन्ड बनता है, और इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी है, क्योंकि अगर पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी वो पास आएंगे, फिर अगर उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स है तो उस तरह से वो ओवरलैपिंग करके दूसरे डायरेक्शन में वो जो है अपना दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है वो आप फिर सोचेंगे कि एक्सेप्शन है कि कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो सिर्फ पाई बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो वो सब आगे पढ़ेंगे नया मोटिव वगैरह में। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात और, हाँ, यहाँ पे ये जो है ना, इसमें आपको पता है कि साइन होते हैं, इसमें आपको पता है कि साइन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फेज के साइन होते हैं। अब ये क्या डिफाइन करते हैं कि उसका क्रेस्ट है या ट्रफ है। ठीक है, तो यानी कि जो सेम साइन वाले होंगे ना, यानी कि जो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, तभी तो सेम साइन वाले ही ओवरलैप करने चाहिए। अगर माइनस प्लस से ओवरलैप कर गया तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और प्लस प्लस से ओवरलैप कर गया तो जो, या माइनस माइनस से ओवरलैप कर गया तो होगा, यानी सेम फेज अगर ओवरलैप करेंगे तभी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बनेगा, और जो है इनका बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। ठीक है, तो इसी तरह से इनका भी जो है यहाँ पे प्लस और प्लस ही ओवरलैप करना चाहिए, ये माइनस और माइनस ही ओवरलैप करना चाहिए। अगर उल्टा हो गया तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो प्लस प्लस, ये होगा माइनस माइनस। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इसी तरह से जो है वो बॉन्ड बनना चाहिए, तभी मतलब इसी तरह से ओवरलैपिंग होना चाहिए तभी वो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब आप जरा एक चीज को देखिए, जो
दो बॉन्ड तो हो गए, एक तो था हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक था साइडवेज ओवरलैपिंग, हम नॉर्मली दो पढ़ते हैं। लेकिन एक और होता है डेल्टा फेस ऑन ओवरलैपिंग, जो बनाता है डेल्टा बॉन्ड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए आप अगर अगर आप देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग का देखिए, अगर जेड एक्सिस से भी आके बना सकते हैं, वाई से भी आके बना सकते हैं, एक्स से भी आके जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन से आके बना सकते हैं। पी का देखिए, दो पी एक्स आके जुड़ सकते हैं, पी वाई आके जुड़ सकते हैं, पी जेड आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कोई भी डायरेक्शन में जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड कोई भी डायरेक्शन से आके वो मतलब वो बॉन्ड बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन जो फेस ऑन ओवरलैपिंग है वो इस तरह से है कि दोनों का फेस एक दूसरे के सामने ही होना चाहिए, तभी वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, वरना वो ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, और ये बनते भी किस में है, डी ऑर्बिटल में बनते हैं, वो मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ठीक है, जरा प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा। ये है फेस ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर ये किस तरह से बनते हैं, अगर आप जरा देख ले, डी और अच्छा डी ऑर्बिटल भी जो है वो पाई बॉन्ड बना मतलब बनाते हैं इस तरह से। मैं देखिए मैं आपको समझाता हूँ जरा। यानी डी ऑर्बिटल जो है ना वो भी इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए, ये एक हो गया, दूसरा ऐसा ही डी ऑर्बिटल आ जाए। ठीक है, हो गया, देखो दोनों ओवरलैप हो गए। लेकिन ये जो है ना, ये डेल्टा बॉन्ड नहीं है यार, ये डेल्टा बॉन्ड नहीं है। डेल्टा बॉन्ड ये देखिए, ये डी ऑर्बिटल जो है एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, दोनों आके ओवरलैप कर गए। ठीक है, ओवरलैप कर गए। तो ये जो है ये फेस ऑन ओवरलैपिंग तो नहीं होगी ना, फेस ऑन तो ऐसे होगी दोनों एक दूसरे के सामने आ गए लड़ने के लिए, आजा तू भी आजा। ठीक है, दोनों आ गए, हथियार निकाल लिए और जुड़ गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेस ऑन ओवरलैपिंग। ये तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया ना, ये थोड़ी ना डेल्टा बॉन्ड है। इसीलिए डी ऑर्बिटल्स जो है वो कभी भी कोई भी डायरेक्शन में, यानी कि जो फेस ऑन ओवरलैपिंग है वो कोई भी डायरेक्शन में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि दो ऑर्बिटल्स यहाँ से आके छुड़ गए चलो डेल्टा बॉन्ड बन गया, नहीं, डेल्टा बॉन्ड जब फेस ऑन हो, दोनों के फेस इसी तरह से अगर वो आएंगे तभी उनके बीच में बॉन्डिंग होगी और डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा, देखिए जरा यहाँ पे। एक तो मैं थोड़ा ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए। यहाँ, यहाँ, ये और ये, और दूसरा आके उसी तरह से अगर जुड़ जाए। ठीक है, ठीक है, एक है ये और एक है ये, आके जुड़ गए, तभी उनके बीच में ओवरलैपिंग होने वाली है। और ये जो होगा उनका ओवरलैपिंग जोन होगा। ठीक है, अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे, साइडवेज नहीं आ सकते, वो फेस ऑन ही आएंगे, तभी उनका ओवरलैपिंग होगा। और इसी को बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, यानी कोई भी एक्सिस से। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कौन कौन से ये वाले बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो है ये बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा तो करेंगे। लेकिन फ्लो में चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर एक फ्लो में चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर एक्स वाई वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे डी के, तो वो किस तरह से होंगे, वो इस तरह से होंगे। ठीक है, तो आप जरा सोचिए, अगर वो जेड प्लेन के करीब में आ रहे, अगर जेड, ये जेड है। ठीक है, ये जेड है, ये मान लो ये जेड है। ठीक है, ये ये होने वाला ये एक्स, कैसे बोलता हूँ यार, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। ठीक है, इसको वाई एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और जो है ये वाला जो है ना इसको जेड एक्सिस बोल दो। अब जो होंगे वो तो इस तरह से, ये यहाँ से आएगा, ये एक्स वाई के बीच में है, और ये भी यहाँ से एक्स वाई के बीच में यहीं से आएगा, और ये आके दोनों जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो एक्स वाई वाले बनाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो है इनका ओवरलैपिंग बस ये होना चाहिए कि फेस ऑन ओवरलैपिंग होना चाहिए। आगे मैं अभी और पढ़ाऊंगा इसके बारे में, अभी बस इतना समझ लो।
ठीक है, क्योंकि फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, जब सारे बॉन्ड्स का पढ़ाऊंगा तब उस वक्त मैं डेल्टा बॉन्ड में अभी इतना समझ लो कि जो डेल्टा बॉन्ड जो होते हैं उनके बीच में फेस ऑन ओवरलैपिंग होना जरूरी है। वो अगर साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो वो डेल्टा बॉन्ड नहीं बन पाएगा। उनके बीच में 4 लोब का ओवरलैपिंग, एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो 4 लोब से ओवरलैप करेगा। ठीक है, यानी 4 लोब पर एटम होगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से डेल्टा बॉन्ड बनेगा, कौन कौन से ऑर्बिटल्स में, पूरा वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि अभी फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो, वो सब एक फ्लो में जब चल रहा है जैसे, तो फ्लो में ही चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, बने रहिए मेरे साथ और इसी तरह से बॉन्डिंग धमाकेदार पढ़ते जाएंगे। और जो है आईआईटी चैम हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है, हम आईआईटी में जाना है, उसको हम आईआईटी जरूर फोड़ के रहेंगे और हमारे लक्ष्य को हम जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, तो गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।